दोस्तों जरा सोचिए क्या बीतती होगी उस माँ बाप पे जिसे अपने ज़िंदा रहते अपने 3 जवान बेटों का अंतिम संस्कार करना पड़ा हो। अनसेंसर्ड में आज बात करने वाले हैं सिवान के उस चंदा बाबू की, जिनके तीनों जवान बेटों को वहीं के स्थानीय राजद सांसद शहाबुद्दीन ने तेजाब से नहलाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। आज बात करने वाले हैं बाहुबली और दबंग सांसद रहे शहाबुद्दीन की। दोस्तों, शहाबुद्दीन सिवान से 2 बार विधायक और 4 बार सांसद का चुनाव जीत चुका है। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके काले कारनामों का इतिहास कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ सकती। हम बात करने वाले हैं सिवान के उस तेजाब कांड की, जिसमें चंदा बाबू के परिवार के 3 बेटों को तेजाब से नहलाकर उन्हें मार दिया गया। कारण बस ये कि उन लोगों ने शहाबुद्दीन के गुर्गों को रंगदारी टैक्स नहीं दिया। शहाबुद्दीन सिवान में साहिब के नाम से जाना जाता रहा। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार ही नहीं देश के अन्य राज्यों में भी हर बाहुबली अपना एक रॉबिन हुड की छवि लेकर भी चलता है, लेकिन वो रॉबिन हुड सिर्फ और सिर्फ अपनी जाति के लोगों के लिए होता है। हर जाति में बाहुबली है और उस जाति के लोग उसे रॉबिन हुड मानते हैं, भले ही वो कितने लोगों का कत्लेआम मचा के रखा हो। सिवान का राष्ट्रीय जनता दल का ये सांसद भी कुछ ऐसे ही बाहुबलियों में से एक था। सिवान में उसकी तूती बोलती थी और उसके लोग पूरे शहर में हफ्ता वसूलते थे। दुकान से, प्रतिष्ठान से वो टैक्स लेते थे। यहाँ तक कि स्थानीय डॉक्टर्स की फीस भी शहाबुद्दीन डिसाइड करता था। एक बार की बात है, एक प्रतिष्ठान के मालिक चंदा बाबू का बेटा जब उसके पास राष्ट्रीय जनता दल के सांसद शहाबुद्दीन के कुछ गुर्गे आए और उन्होंने उससे 3 से 4 लाख रुपए की डिमांड करी, तो उसने कहा कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, 30-40 हज़ार रुपये हैं, आप ले लीजिए। सोचिए, 30-40 हज़ार रुपये भी कोई कमाई का देने के लिए तैयार हो। पर उसने कहा नहीं, हमें तो 4 लाख ही चाहिए। और नहीं देने पे, चूँकि थे ही नहीं उनके पास, नहीं देने पे उन्होंने उनके साथ मारपीट की, पूरे दुकान में तोड़फोड़ की। और इससे गुस्से में आकर दुकान मालिक का जो छोटा भाई होता है वो दौड़कर घर गया और उसके घर में एक तेजाब की एक छोटी सी शीशी थी, वो ला के उन लोगों पे छींटने लगा। उसके कुछ छींटे उसके भाइयों पर भी पड़े और इससे थोड़ा अफरा तफरी का माहौल बना और लोग वहाँ से भाग गए। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, बात यहाँ शुरू हुई। कुछ दिनों के बाद चंदा बाबू के दोनों बेटों को अगवा कर लिया जाता है और उस समय सिवान का सांसद जेल में होता है किसी अन्य कांड में संलिप्त होने की वजह से। लेकिन सिवान में चंदा बाबू के दोनों बेटों को किडनैप कर लिया जाता है। उसे एक गुप्त ठिकाने पर रखा जाता है दिन भर। शाम होने के बाद, अंधेरा ढलने के बाद राजद सांसद जेल से बाहर आता है और वो उन दोनों लड़कों को, जिसमें से एक छोटा भाई ने एक छोटे से तेजाब की शीशी से उन्हें डराना चाहा था, उन्हें क्या पता था कि उसे एक ड्रम तेजाब में नहाना पड़ेगा। शहाबुद्दीन के बाहर आने के बाद उन दोनों को पेड़ में बांध दिया जाता है और उन दोनों पे इतना तेज़ाब डाला जाता है, तब तक डाला जाता है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती है। उनका तीसरा भाई किसी तरह वहाँ से बच निकलता है और जब ये सारी घटना चल रही थी तो चंदा बाबू और उनका परिवार पटना स्थित अपने आवास पे था। जब उन्हें ये पता चलता है, वो भागे भागे सिवान आते हैं। वहाँ स्थानीय प्रशासन में जाके इस बात की
एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं, पर स्थानीय प्रशासन एफआईआर दर्ज करने से मना कर देता है। कारण कि वो सत्ताधारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, एक समय मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद के करीबी लोगों को, सत्ताधारी लोगों को प्रशासन छू तक नहीं सकती। शहाबुद्दीन 90 के दशक से लेकर 2010 तक एक बाहुबली के रूप में पूरे सीवान पर राज करता रहा। प्रशासन उसकी मुट्ठी में थी। लालू प्रसाद से उसकी डायरेक्ट बात होती थी, किस एसपी का ट्रांसफ़र कराना है, किसकी पोस्टिंग करानी है। वो फ़ोन करके लालू यादव को आदेश के रूप में उन्हें सूचित करता था और लालू प्रसाद उसके आदेश का पालन भी करवाते नजर आए कई बार। उसके इस रसूख की वजह से चंदा बाबू का जो परिवार, जो दोनों बेटों की जो मौत हुई, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। फिर वो पटना आते हैं, डीआईजी, डीजीपी सबके पास जाते हैं, पर कहीं एफआईआर दर्ज नहीं होती है और अंततः उन्हें कोर्ट की शरण लेनी पड़ती है। तब जाके ये मामला रजिस्टर्ड होता है। आप सोच सकते हैं कि एक सांसद और प्रदेश का मुख्यमंत्री, दोनों के ऐसे रिश्ते जिसमें एक आम आदमी का परिवार पिसता चला जाता है। ज़रा सुनिए कि लालू प्रसाद और राष्ट्रीय जनता दल के सांसद शहाबुद्दीन के रिश्ते कैसे थे। जी प्रणाम। हाँ बोला, सिवान के खबर ओवर ले ले। सिवान का मीरगंज का तो सुन ली। हाँ नहीं, सिवान में ज्यादा भाई तो वो दिनों छाता वाला हम बतेले रहनी है, एकनी के गलती से आज नौमी रहना पुलिस के डिप्यूटेशन करे के चाहिए। नहीं क्या था? नहीं कुछ नहीं, खत्म है भाई एसपी आपका। ये सब कोटा ही नहीं, बड़ा दंगा करा देगा सब। आज कुछ हुआ है? हाँ हमको लगता है कि गोली वोली भी चली है पुलिस की तरफ से। फायरिंग क्या है? कहाँ पर? नवलपुर में तो ईंटा पत्थर चला था, लेकिन अभी विधायक जी किसी से बात कर रहे थे तो इनको बताया लोग कि हाँ वहाँ कोई गोली वोली चली है, पुलिस फायरिंग। पता करता है, पता कर ले कागजी वाला में कहीं। खैर, किसी तरह कोर्ट के आदेश पर एफआईआर रजिस्टर्ड होता है, कार्रवाई होती है और इसी दौरान एक घटनाक्रम ये घटती है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होता है। नीतीश कुमार की सरकार आने पर केस रजिस्टर्ड किया जाता है, त्वरित कार्रवाई भी होती है। लेकिन इस दौरान एक महत्वपूर्ण बात और कि जब इनके दोनों बेटों को तेजाब से नहलाने की घटना को अंजाम दिया जा रहा था, उस समय उनका छोटा बेटा जो किसी तरह बच निकला था, वो छुप के उस घटना को देख रहा था और वो एकमात्र चश्मदीद गवाह था। केस में चूंकि उसकी गवाही हो चुकी थी और केस रजिस्टर्ड हो चुका था, ट्रायल शुरू हो चुका था, तो अब उनके छोटे बेटे को धमकियां मिलने लगी कि अपनी गवाही से मुकर जाओ, ये केस वापस लो, वरना तुम्हारा भी अंजाम यही होगा। लेकिन चंदा बाबू और उनके परिवार ने हिम्मत दिखाई। परिवार मतलब अब कहिए कि उनका बस एक बेटा ही बचा था। हिम्मत दिखाई, केस में लड़ाई लड़ी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद चंदा बाबू के जो छोटे बेटे की जो शादी होनी थी, किसी तरह उन्होंने अपने छोटे बेटे की शादी तो कर ली, लेकिन शादी के ठीक 15 से 17 दिन बाद उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनके तीनों बेटों को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया गया। चूंकि उनके छोटे बेटे की गवाही हो चुकी थी, इसलिए केस पर उसका कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा और 2007 में शहाबुद्दीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। शहाबुद्दीन जेल चला गया और फिर एक बार राष्ट्रीय जनता दल के सत्ता में आने पर शहाबुद्दीन बाहर निकलता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद सत्ता पुनः परिवर्तित होने के बाद शहाबुद्दीन को वापस जेल के अंदर जाना पड़ता है। कहते हैं कि
शहाबुद्दीन इतना दबंग था कि आम आदमी तो छोड़िए, कोई पुलिस अधिकारी भी उस पर हाथ डालने से डरता था। एक बार कहा जाता है कि एक पुलिस अधिकारी, डीएसपी रैंक का अधिकारी, जब उसे अरेस्ट करने के लिए उसके पास पहुंचे थे तो उसने सबके सामने उसे थप्पड़ मार दिया था। उसकी हिम्मत देखिए। संजीव कुमार नाम के पुलिस अधिकारी को उसने सरेआम थप्पड़ मारा था। उसे अरेस्ट करने के लिए कई बटालियन, कई कंपनीज और बहुत सारे पुलिस बल का प्रयोग करने के बाद उसे गिरफ्तार किया जा सका और शहाबुद्दीन के लोगों ने पुलिस पर भी हमला किया। ऑटोमेटिक राइफल्स, नाइट विजन कैमरा, कई चीज़ें उसके यहाँ से बरामद की गई और अंततः उसे गिरफ्तार किया गया। उसे कल्प्रिट माना गया। कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई और वो जेल में अपनी सज़ा काट रहा था। इसी दौरान कोरोना आया। कोरोना संक्रमण से तिहाड़ जेल में ही उसकी मौत हो गई। लेकिन चंदा बाबू का परिवार, उनका दर्द, उनका दुख बांटने वाला आज भी कोई नहीं है। उस दरमियान हम जो है भीख हम मांग करके 4 महीने तक हम और हमारे परिवार इधर उधर घूम के किसी तरह से खाते पीते रहे, तो अब बचा क्या है। दोस्तों, जिस सिवान की पहचान देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू से थी, उसी सिवान में शहाबुद्दीन जैसे दुर्दांत अपराधी का दबदबा भी रहा। और सांसद शहाबुद्दीन की मौत के बाद उसका बेटा ओसामा और उसकी पत्नी हीना शहाब उसके खड़े किए गए साम्राज्य को पुनः स्थापित करने की कोशिश करने लगे। लेकिन इस बीच इन लोगों के इंटरनल फाइट की वजह से इन्होंने न तो कभी चुनाव में जीत हासिल किया और न ही जनता का, या कहिए कि उसके जो तथाकथित समर्थक थे, उनका ही विश्वास हासिल कर पाया। क्योंकि अपराधी अपराधी होता है और वो किसी की जात और जमात नहीं देखता, वो बस देखता है तो अपना फ़ायदा। कहा जाता है कि एक बार उसके ही दल में, उसके ही सदस्य, उसके गैंग के एक सदस्य ने ही उसके खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूका। आजकल उन्हें खान ब्रदर्स के नाम से जानते हैं और सिवान में कहा जाता है कि अब शहाबुद्दीन को विरासत को कोई अगर चैलेंज कर रहा है तो वो है खान ब्रदर्स। और ये खान ब्रदर्स कौन है? ये शहाबुद्दीन के लिए ही काम करते थे, लेकिन एक बार खान ब्रदर्स के पिता विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताते हैं, नामांकन करते हैं। शहाबुद्दीन इससे नाराज़ हो जाता है, उन्हें मना करता है। नहीं मानने पर उन्हें अगवा कर लेता है और उन्हें धमकी देकर छोड़ देता है। इससे नाराज़ खान ब्रदर्स विरोध करता है और वो शहाबुद्दीन के पार्टी से, उसके कुनबे से अलग होकर आज की डेट में अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। शहाबुद्दीन की ही शैली में खान ब्रदर्स राजनीतिक चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि उन्हें जीत नहीं हासिल हो रही है। जीत ओसामा, उसके बेटे और हीना शहाब जो उसकी पत्नी रही शहाबुद्दीन की, उन्हें भी हासिल नहीं हो रही है। लेकिन ये सभी लोग एक मशक्क़त कर रहे हैं पुनः सत्ता में वापसी का। और ज़रा सोचिए कि वापस अगर सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में आ जाए तो आम लोगों का क्या हश्र होगा। अनसेंसर्ड में आज हमने बात की शहाबुद्दीन की, जो राष्ट्रीय जनता दल का सांसद रहा। हिंदुस्तान में ऐसे कई सांसद, कई विधायक हैं जिन पे हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार जैसे कई संगीन जुर्म हैं। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा, हर व्यक्ति को रॉबिन हुड बनाकर पेश किया जाता है। उसका एक साइड दिखाया जाता है कि ये गरीबों का मसला सुलझाते हैं, गरीबों को पैसा देते हैं। दोस्तों, किसी के शादी में 50,000 रुपये दे देने से या गरीबों में कंबल बांट देने से किसी की मौत को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति किसी गरीब की शादी में 50,000 रुपये दे देता है, कहीं कंबल बांट देता है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसे किसी की हत्या करने का लाइसेंस मिल गया हो। कहने को शहाबुद्दीन राजनीति शास्त्र में एमए था और उसने एलएलबी की डिग्री भी ली थी, पर लोग बताते हैं कि ये उसने नकल करके हासिल किए थे। खैर, आज शहाबुद्दीन इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके वारिस आज भी उनकी विरासत को उसी की शैली में आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी सक्रिय दिखते हैं। आप हमें कमेंट में बताइए कि शहाबुद्दीन जैसे अपराधी
या ऐसा कोई भी बाहुबली जो हत्या, लूट, बलात्कार को अंजाम देता हो, क्या जातीय स्तर पे उसका सपोर्ट होना चाहिए? कमेंट में हमें बताइए। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें इजाज़त दीजिए। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।